हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पे एंड वेलकम फ्रॉम माय साइड एज वेल, है ना। माय नेम इज़ कमल शर्मा। तो आज हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली एक फ्लो में देखेंगे, है ना। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इस तरीके से घर से ये चीज़ें करना और यूट्यूब पे करना ये फ़र्स्ट टाइम ही मेरे लिए भी होने वाला है। सो हम लोग कम्प्लीटली आज नंबर सिस्टम को देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ। तो देखो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पटवारी, है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JOIT एज वेल, क्योंकि उसमें भी मैथ्स वाला सेक्शन है, इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। JBT वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होने वाला सेशन, या जो पंचायत सेक्रेटरी की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी जो ये एग्ज़ाम्स हैं आपको उसमें नंबर सिस्टम देखने को मिलता है। तो हम लोग एक बाय एक करके देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें होते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही हमारे पास डिस्कशन में रहेगी। तो हम लोग कम्प्लीटली आज ट्राई करेंगे कि हम इसको करें। बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैं इसमें आपके लिए रखूँगा, ताकि आप जो है वो होमवर्क भी अपना जो है वो कर सके साथ साथ में। तो जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करने हैं। जितने भी लोग नए इस चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चन हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कमेंट करके, क्योंकि देखो ये फ्री ऑफ कोर्स आपके लिए सीरीज़ है। तो अगर आपकी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं रहेगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसको हम स्थानीय मान और अंकित मान कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू की, तो जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे मान लो 7 हो गया, 8 हो गया या 9 हो गया, ये नंबर ही उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है कि वो कौन सी पोजीशन पे जो है वो लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 400, जैसे कि नीचे भी लगा है ना एग्जांपल, है ना। अच्छा, ये एग्जांपल इसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे 5482। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी, है ना, 4 की फेस वैल्यू जो है वो 4 ही होगी। लेकिन 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, है ना। अगर हम देखें 5482, तो 4 कौन से प्लेस पे आएगा? इकाई, दहाई और सैकड़ा। 4 जो है वो सैकड़े वाले प्लेस पे आएगा। तो यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 400 करके जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसे जो है वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को निकाला जाता है ना। अब देखो, एक कैटेगरी तो ये तो आसान कैटेगरी है। डेसिमल वाली कैटेगरी आ जाएगा, जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता 5.482। अब वो पूछते कि 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी, है ना। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो फेस वैल्यू तो अभी भी 4 ही रहेगी। लेकिन अगर अब वो प्लेस वैल्यू मुझसे पूछ लिए, तो दशमलव के बाद जैसे 4 की, अगर मुझसे कोई पूछे 4 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये दशमलव के बाद है तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 4/10, जिसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻1, ठीक है। कोई हमसे पूछे कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 8 जो है वो दशमलव के दूसरे स्थान पर है, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 8/100। यानी कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 8 × 10⁻²। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चन करना है ना, तो वो आपको दशमलव वाला सवाल जो है वो पूछ लेगा और आपको ट्रैप करने का कोशिश करेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम इंडियन सिस्टम में कैसा, इंटरनेशनल में कितना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए सीधे आते हैं नेचुरल नंबर्स पे, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन पे आते हैं। नंबर्स जिसमें हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, यानी जिसमें आता है प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हमारे पास होती है? ऐसी संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं ना। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो या माइनस के नंबर नहीं होते हैं, 1 से शुरू होती है और अनंत तक हमारे पास जाती है। अब अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में मैं ज़ीरो को भी जोड़ लेता हूँ, है ना, प्राकृतिक संख्याओं में मैंने क्या किया? ज़ीरो को भी जोड़ दिया। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में मैंने ज़ीरो को भी जोड़ दिया, तो अब जो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या जो है वो कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें जो है वो माइनस के नंबर भी जोड़ दिए, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, यानी अगर हमने जो पूर्ण संख्याएं हैं
उसमें माइनस वाले नंबर भी जोड़ दिए तो फिर हम उसे इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि अभाज्य संख्याएं जो है वो क्या होती है और भाज्य संख्याएं क्या होती है। जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उसे हम जो है वो अभाज्य संख्या कहते हैं। दो फैक्टर यानी जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 2 को अगर भाग करना है तो 2 या तो 2 से भाग होगा या तो 1 से भाग होगा। 3 को भी अगर हम देखें तो 3 या तो 1 से भाग होगा या तो 3 से भाग होगा। 5 को भी अगर हम देखें तो ये या तो 1 से भाग होगा या ये 5 से भाग होगा। 7 को भी देखें या तो ये 1 से भाग होगा या तो ये 7 से भाग होगा। तो जिनके केवल दो हमारे पास जो है वो गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और वो दो गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो उसमें एक नंबर होता है और दूसरा वो जो स्वयं जो नंबर है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 होगा, वो हमारे पास गुणनखंड के रूप में रहता है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वह बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के अलावा जो नंबर बच जाते हैं हमारे पास उनको हम लोग भाज्य संख्या कह लेते हैं। क्या इनकी अगर हम देखें तो इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम जो है वो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 किस किस से भाग हो जाएगा, 4 1 से भी भाग हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा और 4 से तो होगा ही। उसी तरीके से 6 देखें अगर हम तो 6 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हमारे पास जो है वो होते हैं, जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टम में आती है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि ये थोड़ा सा ये नंबर्स मुझे लग रहा है कि कट रहे हैं इसमें, तो मैं इसको कोई नहीं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ये होते हैं, क्योंकि थोड़े से ये नंबर जो है वो हमारे पास कट रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है। इसको मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेशंस और ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या रहती है। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें है, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत हमें पीपीटी की नहीं है ना। अब देखो अगर हमारे पास +3 है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है वो मान लो +3 से, ठीक है, +3 इंटू +3, तो आंसर कितना होगा, 9 होगा और साइन किसका लगेगा, प्लस का ही लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये डालूं कि अगर -3 है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +3 से, तो 3 गुणा 3 तो 9 ही होगा, लेकिन माइनस को जब आप प्लस से गुणा करेंगे तो उत्तर जो है वो माइनस आता है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि -3 को गुणा कर दूं कितने से, -3 से, तो 3 गुणा 3 तो 9 ही होगा और माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस मेरे पास बन के आ जाएगा। तो अगर प्लस प्लस से गुणा होता है तो उत्तर में प्लस ही रहता है, अगर प्लस माइनस से गुणा होता है तो उत्तर में माइनस आता है, और अगर माइनस माइनस से गुणा होता है तो उत्तर जो है वो प्लस हमारे पास आता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या आती है, इसको थोड़ा सा मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा, पहले हम लोग और चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास पूरा आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इसको हम लोग बहुत डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपके सिलेबस में मैंशनड है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग जो विभाज्यता की जांच भी कहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें रहती है और कैसे कैसे हम लोग चेक करते हैं, उस पर पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई भी नंबर 2 से कब भाग होगा, आपने क्या करना है कि जो नंबर आपके पास दिया गया है उसकी आखिरी डिजिट को हम लोगों ने देखना है। तो अगर उसकी आखिरी डिजिट सम संख्या है यानी 0, 2, 4, 6, 8, यानी किसी भी नंबर की जो आखिरी डिजिट है अगर वो सम संख्या है हमारे पास, तो वो संख्या 2 से बहुत अवश्य जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 18 ले लेता हूँ, तो 8 आखिरी में है, एक पूर्ण संख्या है और एक हमारे पास सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसकी आखिरी डिजिट जो है वो अगर सम संख्या है तो उसे जो है वो 2 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि 3 के लिए क्या कंडीशन रहेगी। फिर 3 के लिए कंडीशन क्या रहती है कि जो नंबर्स आपके पास जिसका आपको भाग 3 से करना है, आप क्या करो उसके डिजिट के सम को
3 से भाग करो। अगर उसके डिजिट का सम 3 से भाग हो गया है ना, अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से भाग हो गया तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यही सेम केस 9 के लिए भी चलता है कि अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं ना। अगर मान लो मैं नंबर लेता हूँ 121, तो आपने क्या करना है, डिजिट को सम करना है। 1 + 2 + 1, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4। क्या 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 121 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लो मैं संख्या ले लेता हूँ ऐसी जो कि डिवाइड हो जाते हैं ना, मान लो 123 ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यानी 123 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अगर किसकी बात करें, 9 की, तो 1 2 6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसके डिजिट को भी ऐड करो, 1 + 2 + 6, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 6 कितना हो गया, 9। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड 9 को 9 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इस बार हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अगर मैं 9 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी 126 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करनी है, बस इसी तरीके से कि अगर हमारे पास डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो संख्या भी हमारे पास जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब अगर हम बात करें 5 की, तो 5 की तो डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। आपके पास जो है वो आखिरी डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो अगर आपके पास आखिरी डिजिट जो है वो 0 या 5 है तो ही वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 5 से डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे पास आता है वो आता है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसको कैसे हम लोग करते हैं, चेक भी कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 3 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। अगर A + C - B + D ये हमारे पास 0 के बराबर बने या 11 के मल्टीपल के बराबर बने तो ही वह संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। यानी A + C - B + D, अगर इसका डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर आ रहा है या 11 के मल्टीपल के बराबर आ रहा है, 11 का मल्टीपल यानी 11 आ रहा है या 22 आ रहा है या 33 आ रहा है, तो ही वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 11 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यही है, A है 1, C है 3, माइनस B है 3, D है 1। तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, 4 - 4 हो गया 0। तो मेरे पास मतलब उत्तर 0 बन रहा है, यानी 1331 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे डिविजिबिलिटी के टेस्ट आपके पास होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है इन दिए गए नंबर से डिवाइड होने वाली है या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं HCF और LCM पे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास HCF LCM रहता है, ठीक है। इस पे भी देखें तो थोड़ा सा हमारे पास इशू लग रहा है, उसमें कोई इशू नहीं। HCF LCM हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो सीख सकते हैं और हमें कोई दिक्कत भी इसमें जो है वो नहीं आने वाली है ना। तो वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न कि HCF और LCM कैसे है। तो मैंने एक पेज छोटा सा ऐड कर लिया, वो किस लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। HCF हो जाए या हमारे पास LCM हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और LCM का जो मतलब होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में, मतलब, ठीक है। HCF को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये हमारे पास रहता है। अब इनको देखो निकालने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊँगा कि पेपर वाले तरीके कौन से होते हैं निकालने के, ठीक है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल 12, 15 और 20 है और बोला कि इसका LCM निकालो। इसका क्या निकालो, LCM निकालो। अब
जो वैसे तो आप ये वाला तरीका भी कर सकते हैं जैसा कि हमने स्कूल में भी करा हुआ है ना। ये वाला तरीका तो वैसे स्कूल वाला तरीका होता है हमारे पास, है ना। ये वाला 2 से काटेंगे 6, 15 ही रहेगा, 2 गुणा 10 20, है ना। 3 से काटेंगे 2 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, ये 10 ही हो जाएगा, है ना। 2 से काट लो एक बार, ये 5, 2 5 10 हो गया, और फिर 5 से काट लो, है ना। तो ये सारा कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूना 60, तो जो एलसीएम आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये। अब वैसे पेपर वाला तरीका कौन सा भी रहता है कि जो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, जैसे कि 12 है, 15 है, 20 है, ये 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है, देखो 12, 15 और 20 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है। तो 20 का सबसे छोटा मल्टीपल जो 12 और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। जैसे 20 एकम 20, तो 20 ना तो 12 से डिवाइड होगा ना तो 15 से, तो कैंसिल। 20 गुणा 2 कितना हो गया, 40। 40 भी देखें तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा। 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 60। 60 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो सबसे बड़े नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो सबसे डिवाइड हो जाए, है ना, सबसे बड़े नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होता है। और देखो एचसीएफ का मतलब है वह बड़े से बड़ा नंबर जो कि आपके पास जो संख्या दी गई है उसको वो डिवाइड कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शंस का मतलब है अगर कोई पूछे कि बताइए 12, 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो जो ऑप्शन लगे हैं वो आपने हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ को चेक करने हैं। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है फिर उससे छोटा, वहाँ से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। आपने जैसे मान लो 10 दिया है तो 10 चेक करना है कि क्या 10, 12, 15, 20 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अच्छा नहीं कर पा रहा है तो छोटे पे आ जाओ, कि 4 जो है वो सबको डिवाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उससे छोटे पे आ जाओ। तो आपने हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री की तरफ जो है वो ऑप्शन से चेक करोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर जो है वो आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे लगे हैं, क्वेश्चंस में जब डिस्कस करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, किन्हीं भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो किन्हीं भी 2 नंबर का जो गुणा होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। इस बात का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एचसीएफ एलसीएम पे जब भी सवाल बनता है इसका बहुत रोल आता है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, है ना। एक और चीज़, ये सारा जो कंटेंट है ना, पेड वाला कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं, पेड वाला ये सारा कंटेंट है, तो आपके लाइक शेयर कमेंट्स में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि ऑनलाइन में डिस्कस नहीं करी जाती। ऑनलाइन इन द सेंस मतलब यूट्यूब पे डिस्कस कम करी जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा सवाल आता है, देखो एचसीएफ ऑफ 1/15, 1/12, 1/20, मान लो ऐसे आ जाएगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, या ऐसे आ जाए एलसीएम ऑफ 1/15, 1/12, 1/20, वो आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपने क्या करना, एचसीएफ वाले केस में क्या होगा, जो आपके पास अंश है, जो आपके पास अंश है उसका आपने एचसीएफ लेना है, और जो आपके पास हर है उसका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। और एलसीएम के केस में क्या करेंगे आप, जो आपके पास अंश है उसका आपने एलसीएम लेना है, और जो आपके पास हर है उसका आपने एचसीएफ लेना है, ठीक। बस खत्म है क्वेश्चन। तो एक का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और 12, 15 और 20 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 60। अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले इसलिए याद है। एक का एलसीएम 1 ही होगा। 15, 12 और 20 के जो एचसीएफ है वो क्या होगा, देखो 2 से तो नहीं कट रहा है ये, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं है पूरा कटेगा, मतलब सारे कटने चाहिए ना। ये 4 से 15 नहीं कटेगा, 5 से देखें तो फिर 12 नहीं कटेगा, 6 से 15 नहीं कटेगा, 7 से तो कोई भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, तो मतलब इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। तो एलसीएम 1 हो गया, एचसीएफ 1/60 हो गया। तो ऐसे भी आप एचसीएफ और एलसीएम के सवाल जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है।
तो HCF LCM भी अब आपको जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर में किसी भी तरीके से सवाल आए तो आप उन लोगों में से होने चाहिए जो कि इसका आंसर जो है वो जल्दी से और अच्छे से जो है वो निकाल सके। ठीक है, आइए समझते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। रैशनल क्या होती है हमारे पास, इरेशनल संख्याएं क्या होती है और इरेशनल क्या होती है हमारे पास, है ना। सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं ना। रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग जो है वो परिमेय संख्या कहते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी आगे चल के 2-3 डिवीज़न हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा हमेशा कि डिवीज़न क्या आते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके 0.5 आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये मान लो जैसे 1/3 है, 1/3 क्या होता है, 0.333, ये पूरा नहीं कटता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो जो कि पूरा कट जाए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और जो पूरा ना कटे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपके पास थोड़ी सी कैटेगराइजेशन आ जाती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की। कैसे पता लगेगा, देखो इस केस में देखो क्या आ रहा है, 0.333, तो आपके पास एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। और मान लो अगर ऐसा हो 0.4589 कुछ ऐसा, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी मान लो कि कोई आपसे थोड़ा सा डेप्थ में भी पूछ ले रैशनल नंबर के बारे में तो वो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनको वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से आती है। ठीक है, चलो अब टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना साथ साथ में ना। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा पीछे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत आए, और बार बार भी सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो स्पीड मेरी स्लो ही है, हाँ थोड़ी सी आवाज़ वगैरह की दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी, घर से बन रही है, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपने थोड़ा सा वॉल्यूम भी का भी इशू हो तो आप वो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है क्या, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इरेशनल नंबर। और वो क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, ये होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। क्या होता है हमारे पास, ये अपरिमेय संख्या। तो भाई परिमेय संख्या हमने देख ली, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जनरली इसमें जो आती है वो अंडर रूट वाली वैल्यू आती है, जैसे √2, √3, √4, ऐसी संख्याएं हमारे पास इरेशनल नंबर में आती है। या एक बात और याद रखिए, जो पाई भी है ना, पाई भी हमारे पास अपरिमेय संख्या में यानी इरेशनल नंबर में ही आता है, क्योंकि जो ये पाई हमारे पास है जिसकी वैल्यू को हम लोग 3.14 कहते हैं, वह उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। वो तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी अपनी सहूलियत के लिए वो चीज़ें हमने जो है वो बनाई होती है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा पेपर में अगर सिंपल 22/7 लिख के आए ना तो 22/7 हमारे पास परिमेय संख्या होती है, पर अगर पाई लिख के आए तो पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। अब देखो जो आपके पास ये परिमेय संख्याएं हैं और जो ये अपरिमेय संख्या है नहीं, यानी जो आपके पास रैशनल नंबर है और जो आपके पास इरेशनल नंबर है, इसका जो सम होता है ना, ये जो हमारे पास टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, रियल नंबर ना। रियल नंबर क्या मतलब, वास्तविक संख्याएं जो हमारे पास होती है ना, ये कुल मिलाकर किसके बराबर बनता है हमारे पास, वास्तविक संख्या के बराबर हमारे पास बन जाता है। ठीक है,
तो ये पूरी एक क्रोनोलॉजी होती है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ये हमारे पास रियल नंबर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। हम लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ें भी देख ली है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आते हैं। ठीक है, ये भी क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 12 है, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 3 12। कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको 2 3 6 दूनी 12, और कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको 3 दूनी 6 दूनी 12। अब देखो समझने वाली चीज़ क्या है उस पर गौर मारो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, वो ये कहती है कि आप हर एक जो आपके पास भाज्य संख्या है उसे आप अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हो। आप हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट पर लिख सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में ही यूनिक होता है, क्योंकि आप किस संख्या को पहले लिख रहे हो और किस संख्या को बाद में लिख रहे हो उसका उत्तर पे कोई भी जो है वो उसका जो है वो गलत इफेक्ट यानी रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 12 देखो, हमने पहले क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3 करके लिखा, मतलब पहले 2 को 2 पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया, इस 3 को बीच में ले आए। तीसरे वाले केस में इस 3 को हम लोग पहले पे ले गए। तो यानी जो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होता है उसे हम जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो बहुत आराम से लिख सकते हैं। और जो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये अरेंजमेंट हमारे पास बहुत यूनिक होती है, क्योंकि इसमें हम कौन से नंबर को पहले लिख रहे हैं कौन से नंबर को बाद में लिख रहे हैं इसका रिजल्ट पे कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा आपको, वो इसलिए कराऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास जो है वो जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसमें आएगी, जैसे स्क्वायर क्यूब ये सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आएगी। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए भी इस चीज़ को रख रहा हूँ। जो चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में आएगी वो चीज़ें हम सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें अभी हमने थोड़ी सी आगे छोड़ी उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें छोड़ी, ये वाली चीज़ें मैं आपको बतानी, ये है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या होती है। ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास इसी में आती है ना। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए समझेंगे क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा आसान है याद रखना, हिंदी में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके नाम बड़े से अजीब अजीब से होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको आराम से समझाता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। वैसे आपके सिलेबस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, लेकिन ज़रूरी है हम लोग की कम्यूटेटिव जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको भी पढ़ें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे होल नंबर के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किन्हीं होल नंबर को ऐड करें या होल नंबर को माइनस करें या होल नंबर को गुणा करें, किन्हीं भी दो होल नंबर को चाहे आप ऐड करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग करें, अगर आपका उत्तर होल नंबर ही आ रहा है ना, अगर आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करें, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को माइनस करें, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करें या किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को भाग करें, तो अगर आपका उत्तर उसके बाद भी पूर्ण संख्या ही आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। जैसे आप 2 + 3 करो तब भी 5 आता है, 3 + 2 करो तब भी 5 आता है, मतलब आंसर हमारे पास पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के केस में काम करती है। अब अगर मैं 2 - 3 करूं तो -1 आ रहा है, और 3 - 2 करूं तो +1 आ रहा है, तो उत्तर तो अलग अलग हो रहा है। एक केस में तो पूर्ण संख्या आ रही है, दूसरे केस में पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस के केस में काम नहीं करती है। आप 2 × 3 करो तब भी 6 आएगा, आप 3 × 2 करो तब भी 6 आएगा,
यानी उत्तर दोनों ही केस में पूर्ण संख्या आ रहा है हमारे पास, यानी गुणा के केस में होल नंबर जो है वो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी मानता है। भाग करके देखें तो 2/3 3/2 के बराबर थोड़ी भी होगा। 2 को 3 से भाग करेंगे और 3 को 2 से भाग करेंगे, ये तो बराबर नहीं बनेगा, और पूर्ण संख्या तो दोनों ही केस में नहीं बन रही है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भाग के केस में भी काम नहीं करेगी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो प्लस और गुणा के केस में तो काम करती है, पर माइनस और भाग के केस में काम नहीं करती है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसी से ही जुड़ा जो हमारे पास आता है वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब ये समझ आ गया तो आगे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a प्लस बी आपके पास b प्लस a के बराबर है, या a माइनस बी अगर b माइनस a के बराबर है, या a गुणा b अगर आपके पास b गुणा a के बराबर है, अगर a भाग b अगर b भाग a के बराबर है, यानी इन नंबर को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, है ना, इन नंबर को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर रिजल्ट तब भी सेम ही रहता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर रिजल्ट सेम नहीं रहता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जो कि अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में भी देखा। यानी प्लस के केस में और गुणा के केस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है, पर माइनस और भाग के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रहती है। सेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। 2 + 3 जो है वो 3 + 2 के बराबर तो होता है, पर 2 - 3 3 - 2 के बराबर नहीं होता है। 2 × 3 जो है वो 3 × 2 के बराबर तो होता है, पर 2/3 जो है वो 3/2 के बराबर नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो हमारे पास प्लस के केस में तो काम करती है, गुणा के केस में तो काम करती है, पर माइनस और भाग के केस में वो काम हमारे पास नहीं करती है। इस बात का भी हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a + b + c, आप ब्रैकेट को बदल दो, पहले ब्रैकेट b + c के साथ था, अब आप ब्रैकेट जो है वो a + b के साथ ले जाओ। या मान लो अगर पहले माइनस वाला केस है तो आप क्या करो, माइनस वाले केस को स्विच कर दो, या अगर मान लो गुणा वाला केस है तो गुणा वाले केस को भी स्विच कर दो, है ना। और अगर मान लो भाग वाला केस है ना, अगर भाग वाला केस है तो भाग वाले केस को भी स्विच कर दो, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास जस्टिफाई हो जाता है, यानी बराबर बन जाता है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। इस केस में भी प्लस और गुणा के केस में तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, पर माइनस और भाग के केस में नहीं करती है। उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या लो, a को 1 लो, b को 2 ले लो और c को 3 ले लो, और इन इक्वेशन में डाल के देख लो। आप जैसे ही इन इक्वेशंस में इसको डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप जो है वो इन इक्वेशन में इसको डालोगे, आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो यानी क्लोजर हो, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो प्लस और गुणा के केस में काम करती है, लेकिन माइनस और भाग के केस में काम नहीं करती है। आखिरी प्रॉपर्टी जो कि आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या बोलता है कि आप जो है वो ऐसा करके देखो कि आप क्या करो, a × b + a × c, यानी इनको अलग अलग करके देखो कि क्या उत्तर बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे एक बार माइनस भी डाल दो, तो क्या ये a × b a × c के बराबर बन रहा है। अगर ये बराबर बन रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर नहीं बन रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसमें भी आप क्या करेंगे, होमवर्क दे रहा हूँ, देखो आप ये डाल के देखो और मुझे जो है वो उत्तर बताओ कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस और माइनस के दोनों केसेस में जस्टिफाई होती है या नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर वेट करूँगा आपके उत्तरों का। अगर आपके उत्तर नहीं आएंगे तो मान के चलिए ये वीडियोस फिर आगे नहीं बनेगी, हम लोग इसको बिल्कुल बीच में छोड़ देंगे, ठीक है।
तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये प्लस के केस में भी और माइनस के केस, दोनों केस में क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जस्टिफाई होती है या नहीं हमारे पास होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ ली है उस पर हम लोग एक बार कवर कर लें ताकि हमें पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू देख लिया, सवाल बनता है, ज़रूर बनता है। हमने नंबर्स की पूरी जानकारी ले ली है, सवाल बनता है, बनता है। हमने जो प्रॉपर्टीज़ है होल नंबर की उसको देख लिया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट को देख लिया है हमने, एचसीएफ एलसीएम को भी देख लिया है, रैशनल और इरेशनल नंबर भी देख लिए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। और हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जब मैं आपके पास सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस बनाऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, बाकी सारी चीज़ें, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में करवाऊंगा। उसमें आपने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आखिरी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम लोग वीडियो को एंड करने से पहले जो है वो देखेंगे। ठीक है, आइए क्या क्या देखेंगे हम लोग। बोर्ड मास का आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करने को दूंगा। तो आपने बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, गुणा ही इसका मतलब होता है पर ये ऑफ के फॉर्म में लिखा होता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर एक ही इक्वेशन में ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में अगर आपने बदलना है तो आपने क्या करना है, उसे 100 से गुणा करना है। जैसे मान लो 3/4 है, कोई आपको बोले कि 3/4 को परसेंटेज में बदलो यानी प्रतिशत में बदलो, तो आपने क्या करना है, उसको 100 से गुणा कर देना है। 4 एकम 4, 25 चौके 100 और 25 × 3 यानी आप बोलेंगे ये हो गया 75%। कोई भी चीज़ हो और कोई भी संख्या हो, डेसिमल में हो, कैसे भी हो, और आपको ये बोला जाए परसेंटेज में उसको बदलो, आपने एक ही चीज़ करनी है यानी 100 से गुणा करना है। ठीक है, अब मैं आपको सवालों के साथ छोड़ने वाला हूँ, बहुत सारे सवाल मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। वीडियो को आपने पॉज करते हुए जाना है और इसको करना है। ठीक है, ये जिन जिन सवालों पे मैं टिक कर रहा हूँ वो सवाल आपने ज़रूर करने, जो सवाल नहीं होंगे, है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये सवाल नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास दोनों सवाल हो गए ना। वीडियो को रोकते जाना है और क्वेश्चन को करते जाना है। किसी क्वेश्चन के अगर एक से ज़्यादा उत्तर है तो वो भी आपने अपने पास रखने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, सारे के सारे लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं उन सभी क्वेश्चन को भी नेक्स्ट की वीडियो में हमारे पास करवाऊंगा। ठीक है, ये पूछा गया है इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है ना, अपरिमेय संख्या कौन सी, ये पूछा गया है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये एचसीएफ एलसीएम पे हमारे पास सवाल है ना। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर जो है वो एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आपसे स्क्वायर रूट के बारे में पूछा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 0.125 को फ्रैक्शन में बदलना है ना। एंड क्यूब रूट इसको छोड़ दो क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में करेंगे तब हम देखेंगे इसको। 3/5 को परसेंटेज में बदलना है। कौन सा इनमें से जो है वो पूर्ण संख्या तो है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका उत्तर आपने देना है। ये 2 सवाल आपने ज़रूर करने हैं। देखो वीडियो रुकते जाना है, क्वेश्चन करते जाने हैं और आंसर अपने पास रखने हैं। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, पर पहला अटेम्प्ट आपकी तरफ से रहेगा। ठीक है, पहला अटेम्प्ट आपकी तरफ से रहेगा, फिर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आपने वीडियो को रोकना है, वहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो देखो हम लोग मैं अगर घर से बैठ के आपके लिए इतने एफर्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने लिए ज़रूर ये एफर्ट करें ना। बोर्ड मास लगेगा, ज़रूर करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला देखो, ये 3x² है ना, ये है 3x² माइनस 5x + 10 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक है, बस यहाँ तक हम लोग करेंगे, है ना। तो जितने भी लोग हमारे पास सेशन में जुड़े हैं, सारे के सारे लोग सेशन को लाइक करेंगे, है ना। कैसा लगा ये सेशन आपको, ऐसे सेशन आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, कमेंट में बताएंगे।
और ज़रूर जो है जो आपके डाउट होंगे वो भी आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। आपके जो भी दोस्त जो भी मैंने JBT TGT सॉरी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, JOIT की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, सबके साथ आपने जो है इस वीडियो को शेयर करना है। तो ये हमारी जो एक कंप्लीट नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स हमारे पास है उसको हमने किया, सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, और ये क्वेश्चंस जो आपसे नहीं होंगे उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना। लाइक करेंगे, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब